नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम और आज आपका पुनः अपने YouTube में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आज की चर्चा बेसिकली TGT आर्ट की क्लास पर चर्चा करेंगे। किसकी बात करेंगे? TGT आर्ट की बात करेंगे। जैसा कि इस समय क्लासें भी हमारी चल रही हैं टीचमेंट एप्लीकेशन पर, तो वहाँ लाइव कंप्लीट क्लासें चल रही हैं। आज मैंने सोचा एक वीडियो YouTube में बना दिया जाए, तो उसका मैंने एक वीडियो YouTube में बनाऊँगा। बनाना क्या है बेसिकली, आज मुझे चित्रकार से संबंधित वीडियो बनाना है। चित्रकार, तो आज का ये वीडियो चित्रकार से संबंधित है। और आप जानते हैं कि TGT आर्ट, जिसमें आप इंटर कॉलेज के टीचर बनते हैं, नियुक्त होते हैं, और इसमें जो भी एग्ज़ाम होता है TGT आर्ट के नाम से, उस पर चित्रकार से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत सारे चित्रकार हुए हैं दोस्तों, उन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण जो चित्रकार हुआ है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा, और हम आज राजा रवि वर्मा की चर्चा करने वाले हैं। राजा रवि वर्मा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे या उनसे संभावित है आने का क्वेश्चन। तो ज़रा बात करते हैं। तो दोस्तों, सब लोग पढ़ते हैं, कहीं कोई ऐसे पढ़ रहा है, कोई उस तरीके से पढ़ रहा है। आज जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किसी भी चित्रकार के बारे में पढ़ने का, अगर आप वो तरीका अपना के खुद में ही स्टडी करते हैं, खुद ही अपने आप से पढ़ते हैं, तो ऐसी उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतरीन तैयार होगा और आप उससे संबंधित हर एक प्रश्न का सही उत्तर करके आएंगे। तो ज़रा देखिए आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है किसी भी चित्रकार के ऊपर। किसी भी दोस्तों चित्रकार के ऊपर आपको किस तरीके से स्टडी करना है। तो जैसे कि राजा रवि वर्मा की बात करी हमने बात किसकी की? राजा रवि वर्मा की बात की। दोस्तों, राजा रवि वर्मा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें पढ़ना किस तरीके से, हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा, अप्रोच क्या होगी। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा मैप का प्रयोग करना है। हालांकि एक व्यक्ति के ऊपर मैप का कैसे प्रयोग करेंगे, तो उस व्यक्ति के जीवन से संबंधित जो जो स्थान, जो जो जगह है, जो जो लोकेशन उसके जीवन में रही होंगी या उसके जीवन से संबंधित रही होंगी, हम उस चीज़ का एक मैप में देख लेंगे, जिससे इस व्यक्ति को पढ़ने में हमें थोड़ा सा आसानी होगी और चीज़ें याद होंगी। तो जैसे कि मैं एक मैप बना रहा हूँ, ज़रा देखिएगा सभी लोग। इंडिया का मैप है, क्योंकि ये इंडिया के ही आर्टिस्ट हैं और इनके बारे में मैं अभी बताऊँगा। मेरे दोस्तों, मैपिंग सबको आना चाहिए। फिर आर्टिस्ट हो तो आर्टिस्ट को मैपिंग नहीं आएगी तो किसको आएगी? आप लोगों को भी आनी चाहिए। ये इंडिया का मैप है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। दोस्तों, ये जो लोकेशन है ये गुजरात है। जिस समय राजा रवि वर्मा हुए हैं 1848 के आसपास, दोस्तों इनका जो जन्म हुआ है 29 अप्रैल 1848 में हुआ है। तो ये जिस समय की बात हो रही है, उस समय ये गुजरात वाले क्षेत्र में बड़ौदा रियासत के नाम से एक रियासत हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? बड़ौदा रियासत थी। आपको ये याद रखना है, ये क्षेत्र इनके जीवन से संबंधित है, इनके जन्म से संबंधित है। ये है क्षेत्र केरल, ठीक है ना। केरल में एक जगह दोस्तों पड़ती है किलीमनूर जगह पड़ती है। और केरल में दोस्तों एक और जगह पड़ती है त्रिवेंद्रम, इधर पड़ता है तट के क्षेत्र में। त्रिवेंद्रम पड़ता है। तो केरल में ये किलीमनूर और त्रिवेंद्रम दोस्तों, तो ये दो क्षेत्र, फ़ोन बजने लगा था शायद मेरा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई। चलो, तो केरल में ये जगह किलीमनूर पड़ती है और त्रिवेंद्रम पड़ता है। दोस्तों, इसी किलीमनूर नामक जगह में 29 अप्रैल 1848 में राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ है। अर्थात ये जन्म स्थान है इनका। त्रिवेंद्रम ये इनका मृत्यु स्थान है। अगर कोई पूछे राजा रवि वर्मा का मृत्यु कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1906 ये इनका दोस्तों मृत्यु स्थान है। और ये कहाँ हुई थी? तो ये त्रिवेंद्रम में है मृत्यु स्थान। तो कुल मिलाकर के अब ये बड़ौदा को मैंने लोकेट किया है, इनसे संबंधित क्यों किया है अभी बताने वाला हूँ। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश है दोस्तों। अब ऊपर का भाग तेलंगाना, नीचे का आंध्र प्रदेश कहलाता है। तो आंध्र प्रदेश में ही सलार जंग संग्रहालय स्थित है। आंध्र प्रदेश में ही क्या स्थित है? सलार जंग संग्रहालय, सलारगंज।
गंज संग्रहालय। दोस्तों सलारगंज संग्रहालय को मैंने क्यों लोकेट किया है यहाँ पर, चूँकि सलारगंज संग्रहालय में ही राजा रवि वर्मा के बनाए गए ज़्यादातर चित्र उनके यहीं पर चित्र उनके सुरक्षित हैं। अगर आपसे कह दिया जाए भाई आप राजा रवि वर्मा से संबंधित चित्रों का अध्ययन करना चाहते हैं या उनको देखना चाहते हैं, उनकी शैली को महसूस करना चाहते हैं, कैसी शैली है, क्या किया उन्होंने, तो आप सलारजंग संग्रहालय जाइए, जो कि आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और आपको ये सारे चित्र वहाँ पर दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर के हमें थोड़ा सा लोकेशन वाइज आपको देखना है कि इस बंदे का लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ से इसका संबंध है। तो थोड़ा सा बड़ौदा को मैंने क्यों लोकेट किया है, चूँकि बड़ौदा में भी इनके काफ़ी चित्र पाए जाते हैं। बड़ौदा में एक जगह है, बड़ौदा में एक दोस्तों जगह पड़ती है, और यहाँ भी एक बेसिकली संग्रहालय है, और इसी संग्रहालय में इनके बनाए काफ़ी चित्र स्थापित किए गए हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, थोड़ा सा अगर हम बात करें कि बड़ौदा में इनका कौन सा जगह है जहाँ पर इनके चित्र उपस्थित हैं, तो दोस्तों वो जगह पड़ती है लक्ष्मी विलास महल। लक्ष्मी विलास महल। दोस्तों लक्ष्मी विलास महल में राजा रवि वर्मा से संबंधित कई सारे चित्र पाए जाते हैं, और इसलिए हमको इसको भी याद करना जरूरी है। तो हमने राजा रवि वर्मा से संबंधित लोकेशन की बात कर ली कि ये लोकेशन है जो राजा रवि वर्मा से संबंधित है। आप किसी भी चित्रकार को पढ़िए, चाहे फिर राजा रवि वर्मा को पढ़ रहे हो, चाहे फिर रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ रहे हो, एस.एस. बेंद्रे को पढ़ रहे हो, के.एस. कुलकर्णी को पढ़ रहे हो, किसी भी बंदे को आप दोस्तों पढ़ रहे हो, हर एक बंदे को जब पढ़ना तो कुल मिलाकर के आपको थोड़ा सा मैपिंग पे जाना है कि यार उसकी मैपिंग क्या है, वो कहाँ का लोकेशन निर्धारित करता है या व्यक्ति वो था कहाँ का। तो अगर उस चीज़ को आप थोड़ा सा मैप में बनाओगे तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। और जैसा कि आप जानते ही हो, ये एग्ज़ाम रट्टाफिकेशन का एग्ज़ाम है, यहाँ रटना ज़्यादा है, तो रटने के लिए हमें ऐसे चित्रों में अगर चीज़ों को बना करके रटा जाए तो आसानी से रटा जा सकता है, फिर वो चाहे किसी भी चीज़ का हो। तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट रखनी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये रखना है कि जब भी कोई चित्रकार आए, जब भी कोई बंदा आए, तो उसका की पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है? की पॉइंट। बात करते हैं राजा रवि वर्मा आया है, तो राजा रवि वर्मा से जीवन से संबंधित, इसके संपूर्ण जीवन से संबंधित, ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है दोस्तों। अगर इस आर्टिस्ट की बात करें तो हिंदुस्तान का ये पहला आर्टिस्ट है जिसने आर्ट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है ना। तो अब इसके बाद ही आएंगे जितने भी आर्टिस्ट आप नाम सुनेंगे बड़े बड़े हिंदुस्तान के, वो सब इनके बाद ही आएंगे। तो ये सबसे मेन आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमें इनको सबसे पहले पढ़ना जरूरी हो गया। तो अगर की पॉइंट की अगर बात करें राजा रवि वर्मा से, सबसे पहला की पॉइंट तो यही है लोकेशन बेस की, ये कहाँ के हैं? केरल में ही इनका जन्म हुआ, केरल में ही इनकी मृत्यु हुई, और केरल में ही इनका जो भी एजुकेशन है वो केरल में हुआ। अगला जो पॉइंट है, की पॉइंट है इनसे संबंधित, वो अगला की पॉइंट ये है कि आलमगिरी नायडू का नाम याद रखिएगा। आलमगिरी नायडू। दोस्तों जब भी आप राजा रवि वर्मा को याद रखिएगा तो देख चीज़ याद रखिएगा, आलमगिरी नायडू। आलमगिरी नायडू को दोस्तों हम क्यों याद रखें? बिकॉज आलमगिरी नायडू इनके पहले टीचर थे, पहले शिक्षक थे, जिन्होंने राजा रवि वर्मा को जल रंग करना सिखाया था। क्या सिखाया था? जल रंग पर पेंटिंग करना सिखाया था। किसने? आलमगिरी नायडू ने राजा रवि वर्मा को। ये कहाँ के निवासी थे? तो मदुरई के रहने वाले थे, मदुरई के रहने वाले थे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरा की पॉइंट है आलमगिरी नायडू, मतलब जब भी राजा रवि वर्मा आए केरल याद आना चाहिए, जब भी राजा रवि वर्मा आए आलमगिरी नायडू याद आना चाहिए, और जब भी राजा रवि वर्मा याद आए तो आपको एक बंदे का और नाम याद आना चाहिए, और जिसका नाम है दोस्तों थियोडर जॉनसन। क्या नाम है दोस्तों? थियोडर जॉनसन। दोस्तों थियोडर जॉनसन का भी इनके जीवन में काफ़ी प्रभाव है, और काफ़ी प्रभाव क्या, आज जो ये जाने जाते हैं, आज दोस्तों राजा रवि वर्मा को हम ऑयल पेंटिंग के रूप में जानते हैं। और ऑयल पेंटिंग जो सीखी थी राजा रवि वर्मा ने, वो थियोडर जॉनसन से सीखी थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, ऑयल पेंटिंग एक माध्यम होता है कला करने का, चित्रकारी करने का। एक एक्रेलिक होता है, ज़्यादातर लोग एक्रेलिक पे ही वर्क करते हैं, लेकिन जिनकी आर्ट बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फिनिश्ड पेंटिंग करते हैं, तो वो ऑयल पेंटिंग भी करते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक्रेलिक पे काम करता हूं, एक्रेलिक पे ही सीनरी वगैरह बना लेता हूं। और एक्रेलिक पे आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, मेरे द्वारा बनाई गई एक सीनरी का एग्जांपल है। ये मेरे द्वारा एक्रेलिक की बनाई एक पेंटिंग है। ऐसे जाने कितनी पेंटिंग हैं,
ठीक है ना। आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठीक है ना, कि राजा रवि वर्मा ऑयल पेंटिंग के रूप में जाने जाते थे। और थियोडर जॉनसन वो व्यक्ति है जिससे इन्होंने ऑयल पेंटिंग सीखी थी। ये कहाँ से आए थे, तो ये भैया डच थे। ये कौन थे, एक डच चित्रकार थे। कहाँ से आए थे, डच डेनमार्क में रहते हैं, इसलिए डच चित्रकार थे थियोडर जॉनसन। और इनसे ही राजा रवि वर्मा ने ऑयल पेंटिंग सीखी। तो तीसरा की पॉइंट आपको ये याद रखना है। चौथा की पॉइंट अगर आपको कह दिया जाए कि भाई आप राजा रवि वर्मा से संबंधित क्या याद रख सकते हैं, तो एक चीज़ याद रखिए, ओलियोग्राफी। ओलियोग्राफी दोस्तों, ओलियोग्राफी राजा रवि वर्मा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। ये आपको याद होना चाहिए कि ओलियोग्राफी शब्द है तो राजा रवि वर्मा याद आ जाना चाहिए आपको। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही वो तकनीकी, बेसिकली ये प्रतिलिपियाँ बनाने की तकनीकी है। पहली प्रिंटिंग प्रेस है हिंदुस्तान की, जो राजा रवि वर्मा के सहयोग से स्थापित की गई थी। राजा रवि वर्मा ने ही स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी, तो मुंबई में स्थापित की थी। मुंबई में कहाँ स्थापित की थी, घटकोपरा नामक स्थान पर। कहाँ पर दोस्तों, घटकोपरा नामक स्थान पर इसको स्थापित किया गया था। और ये घटकोपरा कहाँ पड़ता है, तो ये घटकोपरा पड़ता है दोस्तों मुंबई। आज मुंबई कहते हैं, पहले मुंबई नहीं था, पहले बम्बई था। तो बम्बई के घटकोपरा नामक स्थान पर ओलियोग्राफी स्थापित होती है। कब स्थापित की थी दोस्तों, तो इन्होंने ये ओलियोग्राफी स्थापित की थी 1894 में। तो ये रहा दोस्तों इनसे संबंधित कुछ 3 पॉइंट जो इनको याद ही रख के चलना है कि राजा रवि वर्मा जब भी आए तो आपको ये 3 पॉइंट याद होने चाहिए, 4 पॉइंट। इसके अलावा अगर आप कुछ याद रख लो तो पौराणिक कथाएँ, क्या याद रखो, की पॉइंट में आपका आएगा पौराणिक कथाएँ। दोस्तों पौराणिक कथाएं मैं क्यों कह रहा हूं कि जब भी राजा रवि वर्मा आए तो आपको ये याद होना चाहिए कि यार ये तो पौराणिक कथाओं से संबंधित हैं। राजा रवि वर्मा यार ये तो लिथोग्राफी से संबंधित है। राजा रवि वर्मा यार ये तो केरल से संबंधित हैं। राजा रवि वर्मा आए तो सट से याद रखना कि ये तो आलमगिरी नायडू से संबंधित हैं। आलमगिरी नायडू कौन है, तो इनके गुरु हैं, पहले गुरु। अगर राजा रवि वर्मा आए थियोडर जॉनसन से संबंधित है। थियोडर जॉनसन कौन है, तो इनके दूसरे गुरु कह सकते हैं आप, यह कह सकते हैं कि ऑयल पेंटिंग के गुरु इनके, ठीक है ना। इन्होंने ऑयल पेंटिंग इनसे सीखी, ठीक है ना। जैसे आप केमिस्ट्री किसी और से पढ़ रहे हो, फिजिक्स किसी और से पढ़ रहे हो, बायोलॉजी किसी और से पढ़ रहे हो, तो दोनों के टीचर अलग अलग होंगे, तीनों के टीचर अलग अलग होंगे, नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार राजा रवि वर्मा ने इनसे जल रंग पेंटिंग सीखी, इनसे थियोडर जॉनसन से इन्होंने सीखी ऑयल पेंटिंग। और इसी के लिए जाने जाते हैं आज भारत में राजा रवि वर्मा को ऑयल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। और दूसरी बात, इन्होंने दोस्तों जो भी चित्र बनाए, जो भी चित्रकारी की इन्होंने अपने जीवन काल में, वो सारी की सारी चित्रकारी पौराणिक कथाओं से, कहानियों को पढ़ करके, उनमें जो दृश्य दिखाए गए हैं, उनमें जो कहानियाँ दिखी हैं, उन्हीं कहानियों से संबंधित इन्होंने चित्र बनाए। और इनकी कहानियों का मुख्य विषय क्या था दोस्तों, तो जैसे रामायण, इन्होंने रामायण से संबंधित चित्र बनाए। अगर दूसरी बात करें इन्होंने किस चीज़ से संबंधित चित्र बनाए, तो ये इन्होंने बनाए महाभारत से संबंधित चित्र, महाभारत से संबंधित चित्र। और शकुंतला, दुष्यंत, हंस दमयंती, ये इनके विषय थे। अर्थात इन्होंने चित्र जो बनाए, जो भी पेंटिंग की अपने जीवन काल में ऑयल पेंटिंग की, वो ज़्यादातर ऑयल पेंटिंग की उन्होंने रामायण से संबंधित चित्र। जैसे आपने एक चित्र देखा होगा कि रावण जटायु का पंख काटते हुए ये जो चित्र दिखाया गया है, और सीता बेचारी, वो जो चित्र आप जो भी देखते हैं, ये जो चित्र आपको जहाँ जहाँ मिलता है, याद रखना इस चित्र को सबसे पहले किसने बनाया था, तो हमारे राजा रवि वर्मा ने बनाया था। उसके बाद फिर ये प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई और फिर इनको खूब छापा गया। आज पूरे घर में या भारत के लगभग हर एक घर में इनकी बनाई हुई पेंटिंग कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। तो इनके पौराणिक कथाएँ, जब भी राजा रवि वर्मा का याद आए तो पौराणिक कथाओं का नाम आपको याद आ जाना चाहिए। इसके बाद तेल चित्र, जब भी तेल चित्र की बात हो, तैल चित्र, जब भी दोस्तों तैल चित्र की बात हो, तब भी आपको राजा रवि वर्मा याद आने चाहिए, क्योंकि यही वो बंदे हैं हिंदुस्तान के जिन्होंने भारत में सबसे पहले तेल चित्रण का कार्य स्टार्ट किया था। हालांकि तेल चित्रण का कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो ये हिंदुस्तान की तकनीकी नहीं है, ये यूरोपीय कला की पद्धति तेल चित्रण मानी जाती है। भारत में सबसे पहले किसने चालू की, तो राजा रवि वर्मा ने चालू की। तो राजा रवि वर्मा से संबंधित ये कुछ की पॉइंट हैं जो आपको याद रख लेना चाहिए। राजा रवि वर्मा से संबंधित ये कुछ की लोकेशंस हैं जिनको आपको याद रख लेना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे राजा रवि वर्मा के जीवन से संबंधित कुछ डेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, जो उनके तारीखें
उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तारीखें जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं ज़रा इसको इरेज कर रहा हूँ और थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी भी आर्टिस्ट के बारे में आप याद कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से अगर आपको पढ़ना है संपूर्ण क्लास, वैसे तो मेरे यहाँ टीचमेंट एप्लीकेशन पे सारी क्लासें चल रही हैं। टीचमेंट एप्लीकेशन पे टीचमेंट ऐप पर मेरी सारी क्लासें टीजीटी आर्ट की सारी क्लासें मेरी चल रही हैं। लगभग 10 क्लासें आपकी 10 क्लास हो चुकी हैं और मैं जो भी पढ़ाता हूँ ठीक इसी प्रकार पढ़ाता हूँ जैसा इस बोर्ड में आपको मैंने राजा रवि वर्मा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। और जिस भी बंदे को अगर कोई टीजीटी आर्ट का एग्ज़ाम देना चाहता है तो मुझे टीचमेंट एप्लीकेशन पर संपर्क कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 79056083 और 69। इस नंबर पर संपर्क कर सकता है और टीचमेंट में टीजीटी की क्लासें कर सकता है। अब मैं दोस्तों बता रहा हूँ इसके बाद कि राजा रवि वर्मा के जीवन से संबंधित कुछ डेट्स। राजा रवि वर्मा के जीवन से संबंधित कुछ तारीख जो आपको याद रख के चलनी है, जिनको कंठस्थ करके चलना है और एग्जाम में पूछी बहुत जाती है। पहली तारीख सबसे इंपॉर्टेंट 29 अप्रैल 1848, पहली तारीख, इसको ये याद रखना है। अगर बात करें दूसरी तारीख वो कौन सी है जो इनके जीवन से संबंधित है या जो हमारे टीजीटी में पूछी भी जाती है सबसे ज़्यादा, वो एक तारीख है दोस्तों 2 अक्टूबर 1906। दूसरी तारीख ये याद रखनी है। जब भी कभी राजा रवि वर्मा है तो 2 तारीख याद ही होनी चाहिए। तारीख एग्जाम में बहुत पूछता है आपके टीजीटी एग्जाम में, तो दूसरी तारीख हो गई। तीसरी तारीख आपको 1894 याद रख के चलना है, 1894 तारीख को। और इसके बाद एक तारीख आपको याद रखनी है 1904। बस मेरे दोस्तों केवल ये 4 तारीखें राजा रवि वर्मा को जब भी पढ़ना, केवल ये 4 तारीखें आप लोग याद कर लेना। यही 4 तारीखें घूम फिर के आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये जो तारीख है ये इनकी जन्मतिथि है, जन्मतिथि को इंडिकेट करती है। 2 अक्टूबर 1906 इनका बेसिकली क्या है, ये मृत्यु तिथि है, अर्थात मृत्यु तिथि है। उसके बाद 1894 ये वो तारीख है जिस तारीख को इन्होंने ओलियोग्राफी की स्थापना की। ओलियोग्राफी दोस्तों एक प्रिंटिंग तकनीकी है, इसको हम लिथोग्राफी भी कहते हैं। इसको लिथोग्राफी इसलिए कहते हैं चूँकि लिथो शब्द लगा है, LITHO। लिथो का मतलब होता है पत्थर। और ये जब भी प्रक्रिया अपनाई जाती है प्रिंटिंग प्रेस में, जब भी ओलियोग्राफी का यूज़ किया जाता है तो हमें रंगीन पत्थरों का यूज़ करना होता है। किसका दोस्तों यूज करना होता है? रंगीन पत्थरों की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए इस तकनीकी को लिथोग्राफी, ओलियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो इतनी चीज़ आपको याद रख लेना कि राजा रवि वर्मा से संबंधित 1894 की जो तारीख है वो ओलियोग्राफी से संबंधित है। और ये ओलियोग्राफी राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले कहाँ स्थापित की थी? तो बम्बई में स्थापित की थी। बम्बई में कहाँ पर? घटकोपड़ा नामक स्थान पर, घटकोपड़ा नामक स्थान पर स्थापित की थी दोस्तों। घटकोपड़ा नामक स्थान पर यह स्थापित की थी। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। बेसिकली जर्मनी के 2 आर्टिस्ट थे, उनकी सहयोग से ये स्थापित की गई थी ओलियोग्राफी। और ओलियोग्राफी तकनीकी का जन्म भी दोस्तों जर्मनी में ही होता है। इतिहास जब भी आप ओलियोग्राफी का पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओलियोग्राफी सबसे पहले जर्मनी में ही खोली गई थी और इसीलिए वहाँ के कलाकारों को यहाँ बुलाया था राजा रवि वर्मा के टाइम पे और यहाँ पर इन्होंने स्थापित कर दी थी। ओलियोग्राफी स्थापित करने का कंसेप्ट क्या था? यार राजा रवि वर्मा के चित्र इतना लोग पसंद करते थे, इतना ज़्यादा इनकी चित्रों की डिमांड थी कि अब ये हाथ से कोई चित्र बनाते थे तो अब एक ही तो बना पाएगा, एक बंदा एक बार हाथ से, एक ही कोई भी आर्टिस्ट अपने हाथ से एक बार में एक तरीके का केवल एक ही चित्र बना सकता है। इस संसार में कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो एक बार में एक ही चित्र की 2 प्रतिलिपियां बना दे, संभव ही नहीं है। क्योंकि आप जब चित्र बना रहे होते हो, आप उस समय क्या सोच रहे हो वही भाव आपके चित्र में उत्कीर्ण होते हैं। जब आप दोबारा चित्र बनाएंगे सेम एज इट इज चित्र तो कभी नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप दोबारा चित्र बना रहे होते हैं तो उस समय आपके मन में आने वाले भाव पहले जब आप चित्र बना रहे होते हैं उस समय आने वाले मन के भाव से कुछ ना कुछ परिवर्तित होते हैं। और इसीलिए
जब हम एक ही चित्र को दोबारा बनाते हैं तो कभी भी सेम नहीं बना पाते, कभी भी एज इट इज़ नहीं बना पाते। तो अब इनके चित्रों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सब लोग भैया बड़े महंगे महंगे इनके चित्र बिका करते थे। अब हर व्यक्ति चाहता है कि भाई हमारे घर में भी इतनी अच्छी पेंटिंग लग जाए, तो इन्होंने लिथोग्राफी स्थापित की या ओलियोग्राफी स्थापित की और इससे खूब सारी प्रिंट किए और खूब बेचे, मतलब खूब जो है पूरे देश में इनके फ़ोटो आ गई। और इसी का परिणाम है कि आज हमारे घर में भी कहीं ना कहीं राजा रवि वर्मा की कोई ना कोई पेंटिंग लगी होती है, आपको पहचानना है बस, ठीक है ना। तो ओलियोग्राफी का ये कंसेप्ट है। कहाँ स्थापित की? बम्बई में, घटकोपड़ा में। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से स्थापित की थी। किसको? ये ओलियोग्राफी, ठीक है ना। लिथोग्राफी भी इसे कहते हैं। लिथो क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिथो मीन्स पत्थर होता है और पत्थर का, रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे लिथोग्राफी बोलते हैं। अगली बात अगर हम करें कि राजा रवि वर्मा से संबंधित अगली जो डेट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है, वो 1904 याद रखनी है, क्योंकि इसी दिन राजा रवि वर्मा को इसी तारीख को राजा रवि वर्मा को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। और दोस्तों, केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया हिंदुस्तान का एकमात्र आर्टिस्ट है जिसको हमने केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा। और ये बहुत बड़ी बात है, अंग्रेज़ों के समय में ये उपाधि बहुत बड़ी उपाधि हुआ करती थी, केसर ए हिंद की उपाधि। गांधी को भी इस उपाधि से नवाजा गया था आगे चल के। तो आपको याद रखना है कि एक कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है भैया राजा रवि वर्मा, जिसको 1904 में केसर ए हिंद की उपाधि दी गई है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक आर्टिस्ट को इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 4 डेटें केवल आपको याद रखनी है, इसके अलावा आपको कोई डेट नहीं याद रखनी, बस इतना याद रखना है। उसके की पॉइंट जो मैंने 4-5 की पॉइंट बताए और ये 4 डेट के की पॉइंट बताए, इनको आप याद रख लीजिएगा। और इसके अलावा राजा रवि वर्मा का थोड़ा सा जीवन याद रख लीजिएगा, वो जीवन क्या है। और उसके बाद मेन होता है इनके चित्र, कि इन्होंने चित्र कौन कौन से बताए। तो पहले भी मैंने की पॉइंट बताया था कि भाई राजा रवि वर्मा को याद रखना है, तो आपको याद होना चाहिए कि इनके विषय क्या थे, मतलब इन्होंने जो भी चित्र बनाए वो बनाए किस चीज़ से। तो रामायण से बनाए, महाभारत से बनाए, शकुंतला और दुष्यंत के जो प्रेम प्रलाप है ये सब इनका चित्र बनाया। उसके बाद हंस और दमयंती से संबंधित चित्र बनाए। तो ये कहानियाँ थी और इन्हीं कहानियों से ये प्रेरित थे और इन्हीं से संबंधित चित्र बनाते हैं। जैसे आप कोई पूछे मैं भैया किससे चित्र बनाता हूँ, तो मैं केवल लैंडस्केपिंग करता हूँ, अर्थात मुझे केवल लैंडस्केप के चित्र बनाने पसंद हैं। तो अब थोड़ा सा अगर बात कर लें कि राजा रवि वर्मा के जीवन से संबंधित थोड़ा सा जीवन परिचय की बात कर लें, तो ज़रा सुनिए। बस कंप्लीट क्लास के लिए आपको टीचमेंट पर ही मैं कंप्लीट क्लास देता हूँ, यूट्यूब पे मैं कंप्लीट क्लास नहीं पढ़ाता। यूट्यूब पे मैं केवल एक तरीके से आपको थोड़ा बहुत दे दिया, पढ़ा दिया। इसको पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो खूब सारा, जब ज़्यादा सब्सक्राइब होगा तो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है ना। फिलहाल क्लासें टीचमेंट पे चल रही हैं। मैं बता रहा हूँ राजा रवि वर्मा का थोड़ा सा जीवन के बारे में बता रहा हूँ, जीवन परिचय के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं राजा रवि वर्मा, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये सारी बात बता दी, मृत्यु कहाँ हुई थी सारी बता दी, ओलियोग्राफी कब स्थापित की 1894 बता दी, पुरस्कार कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार इनको जो मिला, हालांकि बहुत सारे पुरस्कार मिले लेकिन सबसे बड़े पुरस्कार की बारे केसर हिंद 1904 में इनको मिलता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर बात करें राजा रवि वर्मा के माता पिता की, देखो कोई भी व्यक्ति महान तभी होता है जब उसके माँ बाप भी बहुत बड़े महान हो। ऐसा जरूरी नहीं कि ये बात हमेशा सत्य हो, लेकिन ये सत्य होता है इस मामले में कि यदि आपके माँ बाप बहुत महान हैं तो संभवतः पुत्र भी बहुत महान ही पैदा होता है। और नो डाउट दोस्तों, राजा रवि वर्मा के माँ, पिता और माता बहुत महान थे, बहुत विद्वान थे। इनके जो अगर पिता की बात करें तो बहुत विद्वान थे, बस थोड़ा सा नाम इनके पिता का बहुत टफ है, तो उनका नाम मैं लिखने जा रहा हूँ, ज़रा आप थोड़ा देखिए। राजा रवि वर्मा के पिता का नाम था एनहू मविल नीलकंठम एनहू मविल नीलकंठम भट्ट तिरुपद। क्या नाम था दोस्तों? भट्ट तिरुपद। ये राजा रवि वर्मा के पिता का नाम था, जो कि एक क्या थे? प्रखंड विद्वान थे, विद्वान हुआ करते थे, ठीक है ना, विद्वान पिता था। माता भी बहुत बड़ी विद्वान थी। विद्वान कहने के बाद इन्होंने एक किताब लिखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी है, आप उसके बारे में सर्च करिएगा, पार्वती स्वयंवरम। इनकी माता का पहले आप नाम अगर सुने तो माता का नाम था उमा यंबा। क्या नाम था दोस्तों? उमा यंबा थम्बुरत्ती। भैया केरल में ऐसे ही नाम होते हैं, थम्बुरत्ती।
रत्ती, उमायम्बा थम्बुरत्ती इनकी माँ का नाम था। और ये क्या थी? कवियत्री थी। क्या थी? कवियत्री थी, ठीक है ना। ये कविताएं करती थी, बेसिकली एक लेखक थी। क्या कह सकते हैं हम? एक लेखक थी, किताब लिखती। और इनके द्वारा लिखी गई किताब जो बड़ी फेमस किताब है वो पार्वती कल्याणम, पार्वती स्वयंवरम, सॉरी, पार्वती स्वयंवरम। ये पार्वती स्वयंवरम, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो राजा रवि वर्मा के द्वारा इस किताब का पब्लिकेशन करवाया जाता है, इस किताब को पब्लिक करवाया जाता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनके माता और पिता बड़े महान थे, तो पैदा होने वाला पुत्र क्यों ना महान होगा, ज़रा आप ही बताइए। सिंपल सी बात है, महान ही होगा। जिनके माँ बाप बहुत महान होते हैं उनके पिता भी बहुत, उनके पुत्र भी बहुत महान पैदा होते हैं। अगर बात करें इनके भाई की बात करें तो इनके भाई 2 हुए हैं, एक इनकी बहन हुई हैं। 2 भाई की अगर बात करें, इनके भाई कौन है? तो गोदा वर्मा और राजा वर्मा। गोदा वर्मा और राज वर्मा। एक इनकी बहन थी जो बड़ी सहीब चित्रकार के लिए जानी जाती हैं। सहीब क्या होता है मैं भी बता रहा हूँ। इनकी एक बहन है, सॉरी बहन, गोदा वर्मा राजा वर्मा तो भाई हो गए, बहन यहाँ से। इनकी जो बहन है, बहन का नाम है दोस्तों मंगला, और मंगला जानी जाती हैं सहीब चित्रण के लिए, सहीब चित्रण के लिए। और ये सहीब चित्रण क्या होता है? तो दोस्तों मुगल काल में व्यक्ति चित्रण को सहीब चित्रण कहा जाता है, सहीब चित्रण कहा जाता है। तो सहीब चित्रण कुछ और नहीं, पोर्ट्रेट बनाना। आप एक तरीके से मुगल काल में एक तरीके से पोर्ट्रेट को ही क्या कहते थे? जब आप व्यक्ति का चित्र बनाते हो कंप्लीट, तो उसे सहीब चित्रण कहते थे। और सहीब चित्रण की एक महारत थी इनकी बहन मंगला। तो ये इनके जीवन परिचय हो गया, थोड़ा सा जीवन का क्या मतलब, इनके भाई बहन हो गया रिलेशन। पिता कौन थे? एन्हुमावित माविल नीलकंठम भट्ट तिपद और तिरिपद। उसके बाद माता कौन थी? उमायम्मा थम्बुरत्ती, ये लेखक थी। पार्वती स्वयंवरम इन्होंने पुस्तक लिखी, बड़ी इंपॉर्टेंट। इनके 2 भाई थे, गोदा वर्मा, राज वर्मा, ठीक है ना। गोदा वर्मा कहते हैं कि कुछ समय बाद ये खो जाते हैं और फिर दोबारा कभी नहीं मिले। और राज वर्मा एक चित्रकार थे। और इनकी बहन मंगला, ये भी एक चित्रकार थी। ये सहीब चित्रण के लिए जानी जाती हैं, और मुगल काल में सहीब चित्रण को व्यक्ति चित्रण के रूप में जाना जाता है। तो ये कुछ रहा दोस्तों इनके जीवन के बारे में। तो अगर सब कुछ बात कर ली, पिता की बात कर ली, माता की बात कर ली, बहन की बात कर ली, भाई की बात कर ली, तो भैया पत्नी की भी तो बात कर लें। राजा रवि वर्मा की पत्नी कौन थी? तो राजा रवि वर्मा की पत्नी का नाम है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, थिरुनल। क्या नाम है? थिरुनल भागीरथी थम्बुरत्ती। थिरुनल भागीरथी थम्बुरत्ती, ये इनकी दोस्तों पत्नी का नाम है, जो कि बड़ा, इनके सारे नाम बड़े बड़े हैं। राजा रवि वर्मा का ही नाम थोड़ा सा छोटा है, राजा नाम इनका बाद में पड़ता है, रवि वर्मा इनका मेन नाम था, ठीक है ना। और इन्हीं का नाम छोटा है। बाकी गोदा वर्मा, राजा वर्मा का, मंगला का बेचारी का छोटा है। बाकी सबके नाम जो है बड़े 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 भारी नाम हैं, जिनको जो है याद करना कठिन है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सो आप इनको याद कर सकते हैं। इनके प्रथम गुरु कौन थे? तो इनके खुद के चाचा, इनके प्रथम गुरु, कोई पूछे इनके प्रथम गुरु, वैसे सबका प्रथम गुरु खुद की माँ होती है। इनके प्रथम गुरु इनके खुद के चाचा जिनका नाम था, इनके खुद के चाचा जिनका नाम था राजा वर्मा। क्या नाम था दोस्तों? राजा वर्मा। और इनसे ये पेंटर, ये चित्रकार थे, इन्हीं से ये सीखे। बाद में इन्होंने अपना गुरु बनाया उनको, जिसको मैंने बताया था आलमगिरी नायडू को, जो मदुरई के रहने वाले थे। बाद में इनके जो ऑयल पेंटिंग के गुरु हुए हैं, वो आपका गुरु हुए हैं थियोडर जॉनसन हुए हैं। तो ये कुछ इनका जीवन रहा। अब अगर बात करें कि इन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन से बेसिकली चित्र बनाए, इंपॉर्टेंट चित्र बनाए, तो दोस्तों इनके जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण चित्र की बात कर लें थोड़ा सा। चित्र, राजा रवि वर्मा के चित्र। तो सबसे पहले राजा रवि वर्मा के चित्र की विशेषताएं देख लें।
विशेषताएं क्या हैं? पहली बात तो इनके चित्र क्या हैं? पौराणिक हैं। चित्र क्या हैं? पौराणिक हैं। पौराणिक में भी हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्र हैं। कौन कौन से? रामायण, महाभारत, आपका शकुंतला, दुष्यंत की जो कहानी है उससे संबंधित, हंस, दमयंती की कहानी से संबंधित उन्होंने चित्र बनाए। इनके चित्रों का ये विषय था, विषय पौराणिक। इनके चित्र जो क्या है? पौराणिक। ये इसका क्या है? विषय है, चित्र बनाने का विषय है। इनकी जो शैली थी दोस्तों, चूँकि इन्होंने ऑयल पेंटिंग का सबसे ज़्यादा यूज किया है, और ये शैली ऑयल पेंटिंग की पश्चिमी शैली है, अर्थात यूरोपीय शैली है, पश्चिमी शैली का प्रयोग किया। इसीलिए कहा जाता है कि वो कौन सा चित्रकार है जिसने पश्चिमी शैली में भारतीय पौराणिक कथाओं का चित्रण किया, तो वो भैया राजा रवि वर्मा। इतनी शैली हो गई। अगर शैली की बात कर दी, विषय की बात कर दी, इनके चित्रों में किस चीज़ का भाव मिलता है? चित्रों का भाव कैसा है? तो वो नाटकीय है। कैसा है? नाटकीय। नाटकीय का मतलब ज़्यादातर इन्होंने जो चित्र बनाया है वो नाटक से रिलेटेड बना है, इसलिए नाटकीय इनका चित्र है, का भाव है। अगर इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्रों की बात करें, कुछ इम्पॉर्टेंट चित्रों की अगर बात करें दोस्तों, तो इनका सबसे महत्वपूर्ण चित्र है शकुंतला। शकुंतला इनका एक चित्र हो गया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र हो गया। और अंतिम संधि प्रस्ताव लेकर जाते हुए कृष्ण दूत के रूप में कृष्ण। आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम संधि प्रस्ताव दुर्योधन के पास लेके जाते हैं ताकि युद्ध ना हो, और वो जो चित्र, वो उस चीज़ को पढ़ करके इन्होंने जो चित्र बनाया है, अद्भुत चित्र है दोस्तों। और इसी चीज़ से प्रेरित होकर के बेसिकली भगवान के अंतिम संधि प्रस्ताव को लेकर जाने से प्रेरित होकर के रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी में एक कविता लिख रखी है, हाँ हाँ बांध दुर्योधन बांध। बड़ी अच्छी कविता है, मैं आपको 2-4 लाइन उसकी सुनाना चाहता हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखें क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। और अंततः दुर्योधन बांधने का प्रयास करता है, और उसके बाद भी दुर्योधन की दुर्गति हो जाती है। ये कहानी आप जानते होंगे, श्लोक जानते होंगे। ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी रश्मिरथी है। रश्मिरथी एक बार जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी है, लेकिन ये रामधारी सिंह दिनकर जी वाली रश्मिरथी है। तो दूत के रूप में भगवान श्री कृष्ण का चित्र अगर किसी ने पूछे किसने बनाया है, तो राजा रवि वर्मा ने बनाया है। शकुंतला का सबसे फेमस चित्र किसका है? राजा रवि वर्मा का है। राजा हरिश्चंद्र का चित्र किसका है? तो राजा रवि वर्मा का है। इन्होंने उदयपुर के राणाओं के उदयपुर के राणाओं के चित्र बनाए, जो भी प्राचीन राणा हुए हैं उनके चित्र बनाए। महाराणा प्रताप का बहुत बेहतरीन पोर्ट्रेट भी बनाया राजा रवि वर्मा ने। महाराणा प्रताप की मूंछ आपने सुना होगा, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी राजा रवि वर्मा के द्वारा ही बनाई गई है। इसके बाद अगर बात करें, भिक्षुणी परिवार का चित्र भी इन्होंने ही बनाया। भिक्षुणी परिवार का चित्र भी इन्होंने बनाया। भिक्षुणी परिवार का चित्र देखने से बेसिकली आपको पता क्या चलता है, तत्कालीन भारत की इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। जब आप भिक्षुणी परिवार का चित्र देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि उस समय मतलब बड़ी दयनीय स्थिति करके दिखाई गई है, जिससे ये पता चलता है कि भाई उस समय भारत की दयनीय स्थिति थी, बड़ा संकट से भारत गुजर रहा था। और लगता भी है, जिस समय राजा रवि वर्मा की डेट ऑफ बर्थ देखो तो उस समय लगता भी है हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था, और क्यों ना जो है गुड़े। इस तरीके से दोस्तों राजा रवि वर्मा ने कई सारे चित्र बनाए, बहुत सारे चित्र हैं इनके। वैसे लिखूंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, हालांकि बताएंगे अगले वीडियो में, प्रयास करेंगे कि और राजा रवि वर्मा से संबंधित जो महत्वपूर्ण चित्र हैं वो सारे मैं कंप्लीट करूं।
बस कंप्लीट क्लास के लिए जो भी पढ़ना चाहता है वो टीचमेंट एप्लीकेशन पर हमको संपर्क कर सकता है। और आज बस यहीं तक, धन्यवाद।